and today we are going to discuss what happens when an electric dipole is placed in a uniform electric field. So our today's topic is dipole. Our today's topic is dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से अगर किसी भी डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है. सो डिस्टेंट फॉर दैट लेट वी कंसीडर दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं. ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सोर्स से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपको एक जैसी वैल्यूज मिले. ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड होता है जहाँ पर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिले. मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डाइपोल प्लेस किया गया. ये आपका डाइपोल है. दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज बिकॉज वी नो दैट एंड दिस द सेंटर ऑफ चार्ज. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2l होती है. ये आप जानते हैं. तो जब भी किसी भी डाइपोल को हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर एक कपल ऑफ फोर्स काम करता है. कपल ऑफ फोर्स इन द सेंस कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स. देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट एंड ऑफ द सिस्टम. राइट, किसी भी सिस्टम के अगर एंड पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका बॉडी होगा या जो आपका सिस्टम होगा वो रोटेट करने लगेगा, रोटेटरी मोशन करने लगता है. ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, दैट इज एक माइनस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज है, और ये दोनों एक सिस्टम का पार्ट है जो कि 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं. अब ये डाइपोल जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट है. तो आप ध्यान दीजिए कि इस पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दिस इज द F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट. और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. राइट, अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. राइट, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज आप लोग जानते हैं कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. दैट्स मीन ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. तो हम लोग देखते हैं इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो इधर की तरफ काम करेगा और इसे आप F मान लीजिए. ठीक है, या इसे आप F1 मान लीजिए, और इसे आप या F प्लस मान लीजिए, या F नेगेटिव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए. इसको आप F1 मान लीजिए, इसको आप F2 मान लीजिए. तो यहाँ पर ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. आप देखिए ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. तो हम देख रहे हैं कि ये किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं तो इनका सम जो होगा वो 0 होगा. ध्यान रखिएगा किसी भी डाइपोल पर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा तो उसका जो नेट लीनियर फोर्स होगा उसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर नेट लीनियर सम 0 हो जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि F1 जो होगा वो माइनस F2 के क्या होगा, बराबर होगा. दैट्स मीन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा. मतलब ये जो लीनियर फोर्सेस काम कर रहे हैं इन लीनियर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में बराबर होगा. बट जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करता है, काम करता है. और इस इक्वल और अपोजिट फोर्स की वजह से ये अपने लाइन ऑफ एक्शन, अगर मैं इसको एक लाइन ऑफ एक्शन मान लूँ तो इस लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा. तो इस पे एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. अब यहाँ से हम टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिएगा टॉर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये बात आई होप समझ में आ गई कि लीनियर फोर्स 0 कैसे हो सकता है. अब यहाँ से हम लोग इसको मान सकते हैं कि इस पे लगने वाला जो टॉर्क है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होता है, दैट इज द फोर्स and multiplied by the perpendicular distance between two charges. ठीक है, आप जानते हैं कि जो टॉर्क होता है ये आइदर ऑफ द फोर्स जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम, और इन दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से कहूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ये हो जाएगी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमें ये वाली वैल्यू चाहिए. इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ. मान लीजिए ये चार्ज A था, ये चार्ज B था, और इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ. तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, C चाहिए, AC चाहिए. AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. राइट, तो फोर्स तो हमें पता चल जाएगा. यहाँ से दोनों में से इसकी वैल्यू जो है F है. अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल. आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो डाइपोल मोमेंट होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है. कितना है, थीटा है. और ये डिस्टेंस जो है 2l है. तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए.
तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AC है, सो AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। AC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इट इज डिवाइडेड बाई दैट इज द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, 2l है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 2l साइन थीटा, राइट, 2l साइन थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता है कि ये दोनों जो फोर्सेस होंगे ये मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर होंगे। These forces are equal in the magnitude and these magnitude will be equal to the Q into E, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q into E। सो F1 और F2 के मैग्नीट्यूड जो होंगे आपस में बराबर होंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, इस टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग फोर्स की वैल्यू यहाँ से QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आपका 2l sin थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फोर्स की वैल्यू कितनी है बेटा, Q इंटू E, और आपके पास टॉर्क कितना निकल के आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल के आया, 2l sin थीटा। तो 2l sin थीटा, अभी ये सब हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये A है, E है, E को एक साथ, और ये Q इंटू 2l को दो साथ ले लेते हैं, ये वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, यहाँ से Q और यहाँ से 2l, इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2l और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ये 2QL को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट 2QL, राइट, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास PE साइन थीटा, राइट। तो दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द dipole when it is placed inside a uniform electric field. This is the torque experienced by a dipole when it is placed in a uniform electric field. ये किसी भी डाइपोल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया टॉर्क होता है जो कि जब उसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है। तो बेटा यहाँ से आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, राइट, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, राइट। तो डाइपोल मोमेंट मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, आई मीन इसके पास भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये देखो साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है, और शायद आपने पढ़ा भी होगा कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा, राइट, AB साइन थीटा, और साथ में उसके साथ यूनिट कैप आता है। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो टॉर्क होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम लोगों ने एक टॉर्क को कैलकुलेट किया। अब इसमें कंडीशन आती है कि ये जो डाइपोल होगा वो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा और मिनिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, इसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिएगा मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये फिगर आप देख ही रहे हैं, यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा का केस डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा तो केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा, तो आपको पता है कि PE साइन थीटा है, राइट, ये टाउ। तो टाउ मैक्स तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको मैक्स होने के लिए साइन 90 होना चाहिए और थीटा की वैल्यू है। तो एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो आपको मैक्स वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब जो भी डाइपोल है आपका उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब 90 डिग्री बनाते हुए रखेंगे, और ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कितने पे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक दूसरे से नॉर्मल पे होने चाहिए। तो इस तरह से आप जब इसको निकालते हैं तो आपको टाउ मैक्स मिलता है, और टाउ मैक्स की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी P into E, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम लोग मिनिमम कंडीशन के लिए देखते हैं। तो मिनिमम कंडीशन दो कंडीशन में मिनिमम होगा। तो पहला होगा 0 डिग्री पर और दूसरा होगा जो है 180 डिग्री पे। तो केस सेकंड देख लेते हैं, केस सेकंड हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में जो टाउ होगा वो मीन हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को, जब थीटा इज इक्वल टू 0 और टाउ इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम,
ठीक है, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सभी लगने वाले फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉर्क जीरो है, तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पर्टिकुलर इनिशियल पोजीशन से मूव करता है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से ध्यान से सुनिए, जब भी कोई भी डाइपोल या कोई भी सिस्टम अपने इनिशियल पोजीशन से क्या करता है? मूवमेंट करता है और फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, फिर से अपनी स्टेबल सिचुएशन में आ जाता है। कुछ इस तरह से समझिए, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, इसको मैं अगर हैंग कर दूं और इसको मैं डिस्प्लेस करके छोड़ता हूं, तो ये आकर के फिर से जाकर के यहाँ पे रुक जाएगा ऐसे। तो जब ये यहाँ पे रुकेगा तो क्या होगा? इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन ये इसने अपनी सिचुएशन को फिर से एक्वायर कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में से हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला केस अगर हम लोग देखें, अगला हम लोग देखें, केस थर्ड देखें, ये आपका केस सेकंड था। अगर केस थर्ड देखें तो थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री को मान लिया जाए, 180 डिग्री को मान लिया जाए, तो ऐसे केस में भी साइन 180 इज इक्वल टू भी क्या होता है? जीरो होता है। राइट। साइन 180 इज इक्वल टू जीरो, और इस कंडीशन में आपको टाउ मीन मिलेगा। अब भी देखिए टॉर्क क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब अभी मैंने बताया कि लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, टॉर्क जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो शब्द अनस्टेबल आ रहा है, इसका मतलब आपको समझना है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि जब भी कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी सिस्टम पर फोर्स लगाते हैं और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आ जाता है, लेकिन अपनी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर नहीं कर पाता। जैसे अगर मान लो कि मैंने इस मार्कर को ऐसे पकड़ रखा है, अब इस मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये इनिशियली क्या है? इस सिचुएशन में इसको मैं छोड़ता हूं, अब देखिएगा ये नीचे की तरफ आएगा और आकर के ऐसे रुक जाएगा। तो अब लगने वाला फोर्स जीरो हो गया, तभी तो ये रुक गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। लेकिन इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। हाँ, लगने वाला फोर्स तो जीरो हो गया, लगने वाला टॉर्क जीरो हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन ये अपने इनिशियल पोजीशन को एक्वायर नहीं कर पाया, इसी वजह से बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी, डाइपोल का स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी एनर्जी को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि जब आप किसी भी डाइपोल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से किसी दूसरे एंगल तक रोटेट करते हैं तो क्या एनर्जी कंज्यूम होती है, उस एनर्जी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द डाइपोल। राइट। तो अपना अगला टॉपिक है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मैं डाइपोल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। मैग्नेटिक डाइपोल भी डिस्कस करते हैं आगे चल के, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी की बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पे ही क्या कर रहा है? घूम रहा है। अपनी पोजीशन पे ही कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है तब एक्वायर होती है जब वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है? चेंज करता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक डाइपोल है जो कि θ1 एंगल पे था और ये घूम करके यहाँ पे आ गया, ऐसे θ2 एंगल पे आ गया, मतलब θ1 से θ2 घूम गया। तो θ1 से θ2 तक घूमा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? तो d थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब यहाँ पे क्योंकि वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं लिख सकता हूँ कि वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द कॉन्फिगरेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। तो इसका मतलब जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क की वजह से ही घूम रहा है, तो टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है? टू डायमेंशनल है, और टू डायमेंशनल कंडीशन में इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उसका फोर्स लेंगे हम टॉर्क का, एंड मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर हो गया? ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए छोटा सा एनर्जी भी कंज्यूम होगा। अब मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, तो दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो मुझे यू मिल गया, और यहाँ मिल गया टाउ डी थीटा। और कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं? θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। सिंपल है। ठीक है। अगर हमें टोटल चाहिए तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे सिस्टम को। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट।
विद इन प्रॉपर लिमिट। तो विद इन प्रॉपर लिमिट में हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। तो आपको टाउ इक्वल टू पता होता है कि टाउ इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। आपने वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो यहाँ आ गया पी और यहाँ से आ गया पी साइन थीटा, इंटीग्रेशन तो लगा हुआ है थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ से आ गया डी थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि P जो है कांस्टेंट है, मतलब डायपोल मोमेंट किसी भी डायपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सो टेकन अवे, इसको हम बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा P इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, राइट। अब आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी required to rotate the, या potential energy generated या potential energy stored, right, this will be equal to U is equal to minus PE cos थीटा। ये रिलेशन आ गया, और क्योंकि ये cos थीटा है तो इसका थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, देखिए क्या आएगा, माइनस PE और यहाँ आ गया cos थीटा। ध्यान से समझिएगा, ये माइनस बाहर हमने लिख रखा है, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस को अंदर ले गए तो देखिए क्या हो जाएगा, U इक्वल टू PE और यहां से cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये रिलेशन आ गया। आप देख पा रहे हैं ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सिंपल सा है कि अगर आपने किसी भी डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ घुमाया, अगर आपने थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ इसको घुमाया तो आप देखते हैं कितनी एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगी, दैट इज द P cos थीटा 1 टू cos थीटा 2। अब मान लो कि इनिशियली आपने डायपोल को 90 डिग्री के साथ जो है एसोसिएट किया। अगर आप 90 डिग्री के साथ एसोसिएट करेंगे तो मान लेते हैं कि थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इनिशियली वो 90 डिग्री के साथ, तो cos 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और थीटा 2 को आप क्या मान लो, थीटा 2 को आप थीटा मान लो, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन आपके पास निकल करके आ जाएगा, दैट इज U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। So this is the energy associated with the dipole, right? डायपोल के साथ इतनी एनर्जी क्या होती है, एसोसिएट होती है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम के लिए आप क्या लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ 90 रखेंगे तो U इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैक्सिमम टॉर्क होगा उस कंडीशन पे इसमें लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको मैक्सिमम, मतलब स्टेबल में क्या मिलेगा, आपको प्लस P मिलेगा। आई मीन स्टेबल में cos 0 रखोगे तो ये माइनस P आ जाएगा, U इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को जान सकते हैं कि किस तरह से जो है आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसके जो है वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डायपोल में बच्चों हमें इतनी ही बातें पढ़नी होती हैं और ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन टॉपिक हमें क्या पढ़ना होता है इसमें, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि डायपोल क्या होता है, डायपोल स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके साथ फिर हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट। इसके लिए मैंने आपको जनरल कंडीशन स्टडी किया था कि अगर आप जनरल कंडीशन पढ़ लेते हैं तो थीटा इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो आपको एक्सियल पॉइंट पे मिल जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 रखोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिल जाएगा। तो आप अच्छा रहेगा कि आप जनरल पॉइंट ही तैयार कर लो, जनरल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल पॉइंट, तो आप उससे दोनों काम आपका हो जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जब किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो क्या होगा। तो आपने देखा कि P साइन थीटा, राइट, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगा उसे। उसके बाद जब 0 डिग्री होगा तो मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, दैट इज टाउ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। अब उसी से रिलेटेड हम लोगों ने इंटीग्रेट करके जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, जो कि यहाँ पे हमने किया। अब उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो मिनिमम और थीटा इक्वल टू, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डायपोल का एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये रिवीजन वीडियो बनाया गया ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।